नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब न्यूज़ और इस वीडियो में आपके लिए नए साल के पहले वीक का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं 1 से लेकर 7 जनवरी 2023 के जो करंट अफेयर बने हैं उनकी। इसमें हम करंट अफेयर के रिवीजन के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी जानते हुए चलेंगे, जिससे कि टॉपिक का आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आएंगे आपके लिए राजनीति, केंद्र और राज्यों के फैसलों से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, किस राज्य की विधानसभा ने दिसंबर 2022 में लोकायुक्त अधिनियम 2022 पारित किया? तो किस राज्य ने लोकायुक्त को पारित किया है? तो आपको बता दूं, लोकपाल आपने सुना होगा, 2013 के आसपास की बात है। केंद्र सरकार ने इसको पास कर दिया था, याद हो आपको। तो लोकायुक्त की बात की जा रही है यहां पर स्टेट की, तो आंसर यहां पर होगा महाराष्ट्र के द्वारा इसको पास किया गया है। महाराष्ट्र ने दिसंबर 2022 में अपने यहां पर लोकायुक्त को पास किया है, लोकायुक्त अधिनियम को पास किया है, जिसमें यहां के चीफ मिनिस्टर्स और मंत्रियों को भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कोई अगर केस करना चाहे या कोई आरोप लगाना चाहे तो इसमें चीफ मिनिस्टर के साथ साथ सारे मंत्री भी इंक्लूडेड हैं। महाराष्ट्र की यहां पर बात हुई है, तो महाराष्ट्र के बारे में सारा स्टैटिक जीके रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र को फर्स्ट मई 1960 को फॉर्म किया गया था और इसी दिन गुजरात को भी फॉर्म किया गया था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और नागपुर है। राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हैं। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं। विधायिका यहाँ पर द्विसदनी है, मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधान सभा में 288 सीट्स, विधान परिषद में 78 सीट यहाँ पर आती हैं। राज्यसभा की बात करें तो 19 सीटें यहाँ से हैं और लोकसभा की 48 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ की भाषा मराठी है। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये राष्ट्रीय उद्यान के बारे में लिखा हुआ है। वहाँ पर चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी जिसको बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच और गुमामल और साथ साथ तदोबा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, चलिए अगर मैप पर देखें तो महाराष्ट्र कोस्टल लाइन बनाता है। भारत में सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किसकी बनती है? तो आंसर होगा गुजरात की। और सबसे छोटी कोस्टल लाइन किस राज्य की बनती है? तो आंसर होगा गोवा की। और महाराष्ट्र भी उनमें से एक है जिसकी कोस्टल लाइन बनती है। इंटरनल बाउंड्री, महाराष्ट्र की इंटरनल बाउंड्री लगती है गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कलासा बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ किन दो राज्यों में नदी विवाद भड़क गया? तो केंद्र सरकार ने कलासा जो बंदूरी परियोजना है इसको मंजूरी दी। मंजूरी देने के बाद गोवा और कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में वाद विवाद हुआ, तो इनके बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो पैदा हो गए। तो ध्यान रखिएगा, गोवा और कर्नाटका के बीच में केंद्र सरकार के फैसले के कारण, जो कि केंद्र सरकार का फैसला था कलासा बंदूरी परियोजना के ऊपर, उस पर इन दोनों राज्यों में विवाद हो गया। और अभी रिसेंटली में आप देख भी रहे होंगे महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में भी विवाद चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट की, कुछ गांव हमको दे दो, कुछ गांव हमारे ले लो, इस तरीके से कुछ विवाद है। आगे हम उसकी चर्चा भी करने वाले हैं। तो गोवा और कर्नाटक के बीच में यहाँ विवाद है, किससे? कलासा बंदूरी परियोजना, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है कौन? बसवराज एस बोम्मई। यहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है। और गोवा की अगर बात करें तो यहाँ की कैपिटल है पणजी। सीएम चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है और पीएस श्रीधरन पिल्लई जी यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपके लिए पूरी लिस्ट लगाई हुई है जिसमें अलग अलग राज्यों के बीच में विवाद चल रहा है नदी के कारण। आंसर सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से कौन सा होगा? तो कावेरी नदी का जो डिस्प्यूट है बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। साथ साथ पेरियार नदी, इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि कावेरी नदी का डिस्प्यूट केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच में चल रहा है और पेरियार नदी का केरल और तमिलनाडु और केरल के बीच में चल रहा है। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पर आपके लिए मेंबरशिप
के बारे में इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर हमारे ईयरली जो करंट अफेयर होता है उसकी पीडीएफ चाहिए या फिर हमारे द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं जैसे कि मॉक टेस्ट हो गया अलग अलग एग्ज़ाम्स की, उनकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनकी पूरी सुविधा चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंबरशिप को चेक करना पड़ेगा। उसमें आपको डिस्काउंट रेट में हमारी बुक भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो उम्मीद करूंगा आप इसको चेक कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी ने किस राज्य में भारत का दूसरा लंबा 8 लेन केबल ब्रिज जिसका नाम जुआरी नदी पर है, तो जुआरी ब्रिज इसका नाम रखा गया है, इसका उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा जुआरी नदी। जुआरी नदी बहती कहाँ है? तो गोवा में बहती है। तो गोवा में ही इसका इनॉग्रेशन किया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, जुआरी ब्रिज जो कि 8 लेन है, 4 जाएंगे 4 आएंगे, इनका 8 लेन का जो ब्रिज है इसका उद्घाटन हमारे जो इस समय पर रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा किया गया। दिसंबर 29 को किया गया। ध्यान रखिएगा, भारत का दूसरा 8 लेन ब्रिज है जिसको नितिन गडकरी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, दूसरा बड़ा। यहां पर बात की जाए इसकी लेंथ की तो अप्रॉक्सीमेटली, मतलब इसका पूरा प्रोजेक्ट तो 13 किलोमीटर के ऊपर का है, लेकिन सिर्फ इस ब्रिज की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 600 टू 700 के बीच में है, 600 टू 700 मीटर के बीच में है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? रीजन ये इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली परियोजना है नीलगिरी तहर के संरक्षण से रिलेटेड। पूरे भारत देश में पहला राज्य ऐसा बना है जिसने नीलगिरी तहर को कंजर्व करने के लिए परियोजना शुरू की। आंसर होगा तमिलनाडु के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। आप कहोगे ठीक है, तमिलनाडु ने क्यों किया? तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है इसलिए किया। वैसे ये तमिलनाडु और केरल के नीलगिरी एरियाज में मिलता है। केरल ने क्यों नहीं किया? केरल को हो सकता है कंजर्व करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि केरल का अगर आपसे पूछा जाए स्टेट एनिमल कौन है तो आप बता पाएंगे? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको हिंट दे देता हूं, जो केरल का है वही कर्नाटक का है, जो केरल का स्टेट एनिमल है वही कर्नाटक का स्टेट एनिमल है। अब यहां से आप कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर देने की। तो नीलगिरी तहर तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। अब स्टेट एनिमल होने की वजह से इसको कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है। कैसे कंजर्व किया जाएगा? तो जो घास खाते हैं उसको काफ़ी बड़ी मात्रा में उगाया जाएगा। पैसा एलोकेट किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, और साथ साथ इनको जहां पर ये पहले रहा करते थे उनको एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित भी किया जाएगा जिससे कि पूरे एरिया में फैल जाए। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इनकी जो पॉपुलेशन है अभी 3000 के आसपास है। अगला क्वेश्चन, सीमा विवाद के कारण किन राज्य ने इसके विरोध में अपनी विधानसभा से प्रस्ताव पास किया? मैंने अभी आपको बताया कर्नाटक का विवाद गोवा के साथ चल गया नदी के कारण, है ना, नदी परियोजना के कारण, और कर्नाटक का ही विवाद चल रहा है महाराष्ट्र के कारण। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र से सीमा विवाद चल रहा है। क्यों? क्योंकि मराठी बोलने वाले बहुत सारे गांव कर्नाटक के क्षेत्र में आ गए हैं, और कर्नाटक बोलता है कि हमारी जो भाषा कन्नड़ है, कन्नड़ बोलने वाले कुछ महाराष्ट्र में चले गए हैं, तो हमको दे दो। कर्नाटक कह रहा है हमको वो दे दो, लेकिन हम कुछ देंगे नहीं, हम कोई अपना गांव नहीं देंगे। ऐसे ही महाराष्ट्र कह रहा है हम उधर से तो गांव ले लेंगे लेकिन इधर वाले गांव देंगे नहीं। तो इसकी वजह से डिस्प्यूट पैदा हो गया है दोनों राज्यों के बीच में, और हिंसा तक ये बात पहुंची थी। अब क्या हुआ, दोनों राज्यों ने प्रस्ताव पास कर दिया कि भाई हम डट कर सामना करेंगे एक दूसरे का, और अपनी ज़मीन एक भी नहीं देने वाले हैं। ये दोनों ने अपने अपने विधानसभा और विधान परिषद, आपको पता होगा महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है ना। 6 राज्य ऐसे हैं, कितने? 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद है। उनमें से महाराष्ट्र और कर्नाटक भी वही हैं जिनके पास विधानसभा और विधान परिषद है। तो दोनों ने अपने विधानसभा और विधान परिषद में पास कर दिया कि भाई हम अपना क्षेत्र को अपने पास रखेंगे, डट कर सामना करेंगे दूसरी राज्य सरकार का। डिस्प्यूट है, ये चलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आएंगे आपके लिए नियुक्ति से रिलेटेड। तो नियुक्ति से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, पहली महिला सैन्य अधिकारी का नाम बताएं जिनकी तैनाती दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में हुई है। तो आंसर होगा कैप्टन शिवा चौहान। ध्यान रखिएगा, कैप्टन शिवा चौहान
जो कि भारतीय सेना की तरफ से सबसे हाईएस्ट प्लेस पर अपनी सर्विसेज देंगी। इनकी बात की जाए तो ये इंडियन आर्मी का एक फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स है, वहाँ की कैप्टन है। ये जो फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स है, ये इसका हेडक्वार्टर लेह में है और ये चाइना और पाकिस्तान के जो सियाचिन एरिया है वहाँ पर ये अपनी सर्विसेज देता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है शिवा चौहान के बारे में, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो ये 2 फोटोज़ मिली हैं जो कि ट्विटर पे डाली गई हैं भारतीय सेना के द्वारा। अब भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना 3 टुकड़ों में टूटी हुई है, जैसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना। थल सेना की बात करें तो उसके प्रमुख हैं मनोज पांडे जी, जो कि 29 नंबर के हैं। नौसेना प्रमुख की बात करें तो आर हरि कुमार हैं, 25 नंबर के हैं। वायुसेना प्रमुख है वीआर चौधरी जी, विवेक राम चौधरी जी, जो कि 27 नंबर के हैं। और साथ साथ जो हमारी सेना है उसमें सीडीएस का पद भी है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद, जिसको इस समय पर उस पद पर बैठे हुए हैं जनरल अनिल चौहान जी। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, मैग्नीज और इंडिया, मैग्नीज और है यहाँ पर, ठीक है, ORE, ठीक, मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार किसने संभाला है? भारत में मैग्नीज से रिलेटेड जो भी काम है ना, ये कंपनी मेनली करती है और भारतीय सरकार इनको अपॉइंट करती है। भारतीय सरकार ने अजीत कुमार सक्सेना को यहाँ पर अपॉइंट किया है। ध्यान रखिएगा, मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड में चेयरमैन और एमडी का पद किसको दिया गया? तो आंसर होगा अजीत कुमार सक्सेना को दिया गया है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। ये एक सरकारी मिनी रत्न कंपनी है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये जो मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड की, MOIL की, ये सरकारी मिनी रत्न कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है और 1962 जिस साल चाइना और भारत का युद्ध हुआ था उसी साल इसको बनाया गया था। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री अब बिल्कुल प्योर नहीं है, पहले भी ये बन चुके हैं कई बार, तो ये इस बार 6ठी बार बन रहे हैं और इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू 6वीं बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं इजराइल के। भारत और इजराइल के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। इजराइल की बात करें तो यहाँ की राजधानी यरूशलेम है और मुद्रा यहाँ की इजरायली शेकेल है। क्या है? इजरायली शेकेल। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन बीएसएफ से रिलेटेड है। सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार किन्हें मिला? तो महानिदेशक की बात की जा रही है। देखिए, अभी रिसेंटली में क्या हुआ, जो इनके महानिदेशक थे वो रिटायर हो गए। उनका नाम था पंकज कुमार सिंह, ये हैं, ये रिटायर हो गए। जब रिटायर हुए तो इनकी जगह किसी और को अपॉइंट करना था, लेकिन अभी कोई अवेलेबल नहीं होंगे, तो इसीलिए सुजॉय लाल थाउसेन, जो कि इस समय पर सीआरपीएफ के महानिदेशक का पद संभाल रहे हैं, इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर बात की जाए, हमारे ये जो बीएसएफ है, ये जो सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, हमने सुना है ये केंद्रीय सशस्त्र बल के अंतर्गत आता है और ये सारे बल जो है ना, ये हमारी अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके अंतर्गत आते हैं। कितने प्रकार के बल हैं? तो मैं आपको बता दूं 7 प्रकार के। ये सुजॉय लाल थाउसेन है, 7 प्रकार के हैं, यहाँ पर लिख रखा है। यहाँ पर फाउंडिंग ईयर भी लिख रखा है, याद करना ज़रूरी है। जैसे कि असम राइफल सबसे पुराना बल है, पुलिस बल, और ये 1935 में फाउंड किया गया। अगर औद्योगिक सुरक्षा की बात करें तो सीआईएसएफ करता है, 1969 में फाउंड किया गया। सीआरपीएफ की बात करें तो 1939 में। आईटीबीपी जो कि तिब्बत वाले एरिया को कवर करता है चाइना से, है ना, 1962 में इसको फाउंड किया गया। एनएसजी 1984 में फाउंड किया गया और एसएसबी 1963 में, और बाद में बीएसएफ को फाउंड किया गया 1965 में पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये याद होने चाहिए। ये अमित शाह जी के अंतर्गत आते हैं, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर होगा कौन? लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। ये ऑलरेडी थे, मतलब इनको चुना गया था और अब इन्होंने शपथ ले ली है। ध्यान रखिएगा। ठीक,
तो ये है लूला दा सिल्वा। ध्यान रखिएगा, ब्राजील के तीसरी बार ये तीसरी बार ये राष्ट्रपति बने हैं। ब्राजील की बात करें तो साउथ अमेरिका का ये एक देश है, इसकी कैपिटल ब्राजीलिया है और करेंसी की बात करें तो ब्राजीलियन रियाल इनकी करेंसी है। ठीक, अब यहां पर हम डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो डिफेंस से रिलेटेड में पहला क्वेश्चन है आपके लिए, स्कॉटलैंड अपने किस शहर में भारतीय सैनिकों के बलिदान की याद में एक नया ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाएगा? तो स्कॉटलैंड, भारतीय सेना ने इनके युद्ध में इनके लिए जान दी है, तो आंसर होगा ग्लासगो में ये डेवलप करेगा। भारतीय सेना के रेस्पेक्ट में, भारतीय सेना के जो उस समय पर बलिदान दिया था जब ब्रिटिश भारत पर शासन कर रहे थे उस समय पर, तो जब दो विश्व युद्ध हुए थे तो आपको पता होगा कि भारतीय सेना के जो सैनिक थे वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे, तो जो भी बलिदान हुए थे उनके लिए स्मारक बनाया जाएगा। कहाँ पर? स्कॉटलैंड में। ध्यान रखिएगा, स्कॉटलैंड में भी कहाँ पर? तो ग्लासगो में इसको डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, ये पुरानी तस्वीर है जब हमारी सेना कुछ इस प्रकार की थी। अब अगला क्वेश्चन है, एयरफोर्स ने दिसंबर 2022 में किस एयरक्राफ्ट से ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का परीक्षण किया है? तो एयरफोर्स ने दिसंबर 2022 में टेस्ट किया और आंसर यहां पर होगा Su-30 MKI से यहां परीक्षण किया गया। 29 दिसंबर को यह परीक्षण हुआ था बंगाल की खाड़ी में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पहला 2 मंजिला 3D प्रिंटेड घर दिसंबर 2022 में किस जगह बनाया? तो भारतीय सेना ने जो अपना 3D प्रिंटेड हाउस है वो कहाँ बनाया? तो आंसर होगा, बनाकर सौंप भी दिया। भारतीय सेना ने बनाकर ये सौंप भी दिया रेजिमेंट को, और आंसर होगा अहमदाबाद में, गुजरात अहमदाबाद में इसको डेवलप किया गया। ध्यान रखिएगा, गुजरात अहमदाबाद में पहला 3D प्रिंटेड 2 मंजिला जो निवास है अहमदाबाद कैंट में इसको बनाया गया और आर्मी को सौंप दिया गया, मतलब जो वहाँ निवास करेंगे उनको सौंप दिया गया। ध्यान रखिएगा, फास्ट टेक्निक है जिसके माध्यम से घरों को डेवलप किया जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से ब्लॉक्स बना कर इसको डेवलप किया जाएगा। चलिए ठीक है, गुजरात में इसको डेवलप किया गया, तो गुजरात की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन महाराष्ट्र में बता दिया था कि गुजरात का फॉर्मेशन भी 1 मई 1960 को हुआ है। ध्यान रखिएगा, राजधानी इसकी गांधीनगर है, डिस्ट्रिक्ट 33 है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल है, विधानसभा इनकी एक सदनी है, विधानसभा में इनके पास 182 सीट्स हैं, राज्यसभा में 11 सीट 11 सीट्स और लोकसभा में 26 सीट यहाँ पर आती हैं। हाईकोर्ट की बात करें तो गुजरात हाईकोर्ट के नाम से ये फेमस है, गुजरात उच्च न्यायालय के नाम से फेमस है, और ये राजधानी में नहीं है इसीलिए इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन। तो ये अहमदाबाद में लोकेटेड है। ध्यान रखिएगा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है लेकिन हाई कोर्ट अहमदाबाद में लोकेटेड है। मैप पर देखें तो वही गुजरात सबसे बड़ी कोस्टल लाइन बनाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बात की जाए, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि पाकिस्तान के साथ सीमा टच करता है। तो भारत ना पाकिस्तान के साथ 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा टच करता है। राज्य कौन कौन से? पहला तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, तीसरा पंजाब और 2 यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ टच होती है? तो राजस्थान के साथ सबसे लंबी बाउंड्री टच होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो बीएसएफ के जवानों के लिए जो उनके डेली काम होते हैं, जैसे कि बहुत सारे मतलब उनको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है या फिर कोई उनको जानकारी लेनी है, तो इस ऐप के माध्यम से वो ले सकते हैं। तो ये ऐप कौन सी है जिसको लॉन्च किया है हमारे होम मिनिस्टर ने? तो आंसर होगा प्रहरी। प्रहरी नाम की ऐप है जिसको हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च की गई। ध्यान रखिएगा, बीएसएफ की ये प्रहरी ऐप है जिसमें जो वहाँ के सैनिक होंगे वो इससे अपनी जो भी जानकारियाँ हैं, व्यक्तिगत जानकारियाँ वो ले सकते हैं। साथ साथ इसमें आयुष्मान सीएपीएफ आपने सुना होगा, उसकी जानकारी भी ले पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमित शाह जी को। अगले क्वेश्चन आएंगे इवेंट से रिलेटेड। तो इवेंट से रिलेटेड में पहला क्वेश्चन है, भारत की 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई, इसे किस रूट में
किस रूट के लिए शुरू किया गया? तो इसे न्यू जलपाईगुड़ी और हावड़ा के बीच में शुरू किया गया। तो आंसर यहां पर सी ऑप्शन होगा। पश्चिम बंगाल में ये दोनों जगह हैं, आपको पता होना चाहिए। और पश्चिम बंगाल में 7वीं वंदे भारत को शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल की तो पहली है, लेकिन भारत की ये 7वीं है, ध्यान रखिएगा। और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअली उसी दिन इनके माताजी का निधन हो गया था, तो उसी दिन इन्होंने हरी झंडी वर्चुअली दिखाई थी और यहाँ पर ममता बनर्जी जी अवेलेबल थी। ध्यान रखिएगा, न्यू जलपाईगुड़ी और हावड़ा के बीच में 7वीं वंदे भारत चली है। अगर वंदे भारत की बात करें तो एज यूजुअल वंदे भारत को 2019 में लॉन्च किया गया था नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में, और इस समय पर टोटल 7वीं ये चल रही है। तो सिंपल सी बात है, इससे पहले 6 चल चुकी होंगी। लास्ट वाली की बात करें तो नागपुर से बिलासपुर लास्ट वाली थी, जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही उसको इनॉग्रेट किया गया। ये वैसे यहाँ पर पूरी लिस्ट लगा रखी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 किस शहर में आयोजित हुआ? तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? तो इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 की बात की जा रही है। ये महाराष्ट्र के नागपुर में इसको आयोजित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, किया गया मतलब इसको कब से स्टार्ट किया गया? तो 3 तारीख से लेकर 7 जनवरी तक इसको पूरा काम आयोजन इसका किया गया। और ये 108वां नंबर का इंडियन साइंस कांग्रेस है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको इनॉग्रेट किया। ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र नागपुर में इसको एक विश्वविद्यालय है, वहाँ पर इसको आयोजित किया गया। इसमें 3 मतलब ये तो नॉर्मल हुआ ही हुआ, ये बैठक तो हुई, साथ साथ इसके 3 और बैठकें ऑर्गेनाइज कराई गई। इसमें 3 बैठकें कौन सी थी? तो बच्चों के अंदर साइंस से रिलेटेड जो रुचियां पैदा करने के लिए बाल विज्ञान कांग्रेस को आयोजित किया गया। साथ साथ किसान विज्ञान कांग्रेस, मतलब युवाओं को कृषि की तरफ आकर्षित करने के लिए इसको आयोजित किया गया। साथ साथ जनजातीय विज्ञान कांग्रेस, आदिवासी जो महिलाएं हैं उनको अपने बिजनेस, अपने जो कला है उसको प्रदर्शित करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये जो बैठक है इसको आयोजित किया गया। तो 3 अलग अलग बैठकें भी और ऑर्गेनाइज हुई। इसकी जो थीम थी वो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी थी। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 108 नंबर की साइंस फेस्टिवल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा केरल में इसका आयोजन किया गया। पिनरई विजयन जी के द्वारा, जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया 1 जनवरी को, और 1 से लेकर 3 जनवरी तक इसका आयोजन हुआ था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान हैं और मुख्यमंत्री मैंने आपको बता ही दिया पिनरई विजयन है, जो कि आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन आएंगे आपके लिए खेल से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर लग रही है तो अब यहां पर आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए पूरा शेड्यूल से बनाने की कोशिश की है, ज़्यादातर स्टैटिक पोर्शन यहाँ कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि आपका करंट अफेयर के साथ साथ जो स्टैटिक जीके है वो भी रिवाइज हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आप लाइक ज़रूर करेंगे। खेल से रिलेटेड आपके लिए पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस शहर में विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी को बनाया जाएगा? तो कैनोइंग अकेडमी को कहाँ पर डेवलप किया जाएगा? तो आंसर यहाँ पर होगा उत्तराखंड के टिहरी में इसको डेवलप किया जाएगा। टिहरी याद रखिएगा। अगर बात की जाए सबसे ऊंचे की, तो सबसे ऊंचा बांध यहीं पर अवेलेबल है ना। तो टिहरी झील पर वाटर स्पोर्ट्स कप पहली बार ऑर्गेनाइज कराया गया। वहीं पर यह अनाउंसमेंट हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं उनके द्वारा की गई। ऊर्जा मंत्री कौन है? तो आर.के. सिंह जी हमारे इस समय पर ऊर्जा मंत्री हैं, उनके द्वारा यह अनाउंसमेंट की गई। वैसे आपको बता दूं, हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं उनके द्वारा एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है कि जो हमारे पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां हैं वो किसी ना किसी खेल को गोद ले लें, जिससे कि उस खेल का विकास हो सके। तो जो ये कायाकिंग कैनोइंग खेल है, इसको मैं लिख देता हूँ, THDC ने इसको गोद लिया है। अब ये इसके प्रमोशन में काम कर रही है, और ये जो यूनिवर्सिटी है इसको यही डेवलप करने में सरकार की मदद करेगी। ये THDC की बात कर लें तो इसको 1988 में फाउंड किया गया था। NTPC की ये एक सब्सिडरी है, मतलब NTPC मूल संगठन है, NTPC के द्वारा ही इसको चलाया जा रहा है, ये कह सकते हैं। इसका मुख्यालय ऋषिकेश उत्तराखंड में है।
आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, यहां पर आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं, ये इस तरीके का यहां पर गेम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर होगा कौस्तव चैटर्जी। कौन? कौस्तव चैटर्जी। ध्यान रखिएगा, ये जो कौस्तव चैटर्जी हैं ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर भारत के बने हैं। और इनकी बात की जाए सीक्वेंस की तो 2023 के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। 2022 में कौन कौन बने? तो देखिए 2022 में ये आप कौस्तव चैटर्जी को देख रहे हैं, ये पूरे लिस्ट है। तो 2022 में पहले बने थे भरत सुब्रमण्यम, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। राहुल श्रीवास्तव बने 74 नंबर के, तेलंगाना से बिलोंग करते थे। प्रणव वी जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, 2022 में ही वो बने। और प्रणव आनंद जो कि 2022 में कर्नाटका से बिलोंग करते थे, ग्रैंड मास्टर बने थे। 2022 के लास्ट 77 नंबर के आदित्य मित्तल ग्रैंड मास्टर बने, महाराष्ट्र से वो बिलोंग करते थे। और अब बने हैं कौस्तव चैटर्जी जो कि पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक। और पहले ग्रैंड मास्टर आप जानते हैं विश्वनाथन आनंद जी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो अगले क्वेश्चन आपके लिए आएंगे अवार्ड से रिलेटेड। तो अवार्ड से रिलेटेड में पहला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 कितने लोगों को दिया गया? तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार जो भारत के बाहर रह रहे हैं एनआरआई लोग हैं, उनको, भारत का जिन्होंने नाम रोशन किया है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार 27 लोगों को अवार्ड के लिए चुना गया। जो ये अवार्ड है अभी अनाउंस हुआ है और इस अवार्ड को हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं वो देंगी, राष्ट्रपति जी देंगी। कब देंगी? तो आपको बता दूं 8 से लेकर हम 10 जनवरी तक ऑर्गेनाइज करा रहे हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन। तो 3 दिन चलने वाला है, उसी समय पर इनको दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है 9 तारीख को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। गांधी जी इस दिन आए थे भारत, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो 27 लोगों को सम्मान मिलेगा जिन्होंने विदेश में भारत का नाम रोशन किया, उनको। अगला क्वेश्चन, ये पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं 27 लोगों की। अगले क्वेश्चन आएंगे विदेश से रिलेटेड। तो विदेश से रिलेटेड में पहला क्वेश्चन है, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई? तो एशिया की पहली, दुनिया की कौन सी? जर्मनी। दुनिया में कौन सी है? जर्मनी। लेकिन डेवलप जर्मनी ने नहीं किया, डेवलप किया है फ्रांस की कंपनी ने, ध्यान रखिएगा। तो दुनिया में पहली जर्मनी और एशिया की पहली चाइना और दुनिया की दूसरी है ये। एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी, चाइना ने हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा। इसमें बेहतर ये है कि चाइना की खुद की कंपनी यहाँ पर इन्वॉल्व थी, जिस कंपनी का नाम है CRRC कॉरपोरेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया। 2015 में इस कंपनी को बनाया गया। इसने चाइना की पहली, मतलब एशिया की और चाइना की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को डेवलप कर दिया। ध्यान रखिएगा, दुनिया की पहली जर्मनी है। अगर बात की जाए स्पीड की, तो स्पीड के मामले में चाइना वालों ने पीछे छोड़ दिया है जर्मनी को। 160 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल सकती है, जर्मनी वाली 140 की स्पीड से चल सकती है मैक्सिमम। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो 600 किलोमीटर तक इसको बिना फ्यूल भरवाए चलाया जा सकता है। लेकिन जर्मनी की बात करें तो उनकी 1100 से ज़्यादा किलोमीटर बगैर फ्यूल भरवाए चलाया जा सकता है। मतलब डिस्टेंस के मामले में जर्मनी वालों ने बाजी मार ली है। ध्यान रखिएगा, सबसे फास्टेस्ट हाइड्रोजन ट्रेन है ये, ठीक। चलिए आगे बात करें तो भारत का कुछ पर्सपेक्टिव है क्या कि बनाने का हाइड्रोजन ट्रेन? बिल्कुल। भारत के जो इस समय पर रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि दिसंबर 2023 तक हम भी हाइड्रोजन ट्रेन को डेवलप कर देंगे। और इसमें अच्छी बात यह है कि भारत के खुद इंजीनियर्स इसका जो डिज़ाइन है वो डेवलप कर रहे हैं और मई-जून तक डिज़ाइन को पब्लिकली कर दिया जाएगा, ठीक। ध्यान रखिएगा, पड़ोसी देश है चाइना की बात कर लें तो भारत के 4 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ ये बाउंड्री टच करता है। 4 कौन से? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और यहाँ पर उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। तो ध्यान रखिएगा, 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री यहाँ पर टच होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। विदेश मंत्री एस जयशंकर की साइप्रस यात्रा के दौरान भारत साइप्रस के बीच कितने एग्रीमेंट साइन हुए? तो भारत साइप्रस के बीच कितने एग्रीमेंट? 3 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। 3 एग्रीमेंट कौन से फील्ड से रिलेटेड है? तो सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए डिफेंस से रिलेटेड भारत काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ कोलैब कर रहा है, तो रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते दोनों के बीच हुए। साथ साथ
प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी, मतलब आपके स्टूडेंट हमारे यहाँ जाए, हमारे स्टूडेंट आपके यहाँ जाए, इस तरीके का एक भागीदारी आशय पत्र साइन हुआ। और साथ साथ जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसमें भी साइप्रस को जोड़ने के लिए भारत ने साइप्रस के साथ एग्रीमेंट किया है। ध्यान रखिएगा, एस जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा वहाँ पर जाकर ये साइन अप किया गया। आगे बात करें तो साइप्रस की बात करें तो निकोसिया यहाँ की राजधानी है, यूरो यहाँ की करेंसी है और राष्ट्रपति निकोस अनास्तासितेस हैं। कौन? अनास्तासितेस, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो लुईस ब्रेल के जन्मदिन के अवसर पर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं 4 जनवरी को। क्यों? लुईस ब्रेल वो पर्सन है जिनको कम दिखाई देता है, उनके लिए एक पूरा सिस्टम, पढ़ने लिखने का सिस्टम तैयार किया जिसको हम ब्रेल सिस्टम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उनके जन्मदिन पर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, आगे बात करें तो 4 जनवरी आंसर होगा। कुछ इस प्रकार से खुरदुरे खुरदुरे उनके पूरी एक लिपि है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ग्लोबल फैमिली डे कब ऑब्जर्व होता है? तो ग्लोबल फैमिली डे की बात करें तो ये 1 जनवरी को ऑब्जर्व होता है। ध्यान रखिएगा, अब 1 जनवरी को क्यों ऑब्जर्व होता है? नया साल उस समय मना रहे होते हैं लोग, और उसी समय लोगों को फैमिली के महत्व बताने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे कि हिंसा कम हो जाए। दुनिया में हिंसा कम तब होगी जब सबके पास फैमिली होगी। डर होता है ना कि अगर हमने हिंसा कर दी तो हमारी फैमिली का क्या होगा, कुछ इस प्रकार से। इसीलिए ग्लोबल फैमिली डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 1 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, अपने कुछ दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक रिकमेंड कर दीजिएगा। धन्यवाद।